नमस्कार। आप सब ने मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमस्ते। संस्कृत विभाग द्वारा एनएसएस इकाई का ये जो कैंप लगा है और विशेषकर जनजाति क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में ये एक भारतीय संस्कृति का सेवा परमो धर्म इसको चरितार्थ करने का सर्वोत्तम उत्कृष्ट नमूना है। इसमें ये जानकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हमारे विद्यार्थी न सिर्फ ग्रामीण परिवेशों का अध्ययन कर रहे हैं, उनका अपने मूल रूप में अनुभव कर रहे हैं, बल्कि अपनी शैक्षणिक से जितने सामर्थ्य है उनके प्रति निष्ठा रखकर वहां अपनी सेवाओं का विस्तार भी कर रहे हैं। इस शिविर पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है, मुझे ज्ञात हुआ है। और इस डॉक्यूमेंट्री द्वारा जब हमारे युवा अपनी जड़ों से जुड़ी हुई परंपराओं और उनकी जो परिपाटी हैं उनका प्रदर्शन करेंगे तो निश्चय ही स्वदेशी का भाव जागृत होता है, अपनी मिट्टी से प्रेम दिखता है, अपने अंचलों में आप कैसे जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उसके लिए आत्मनिर्भर भारत, स्वनिर्भर भारत, सशक्त भारत इसकी नींव पड़ती है। प्रोफेसर अतुल उनागार जी और उनकी टीम का ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने ये दिशा निर्देश अपने छात्रों द्वारा दिलाया है समाज को। मैं उनकी हृदय से प्रशंसा करती हूँ। ये वृत्तचित्र आने वाले समय में गुजरात विश्वविद्यालय की जो मूल भावनाएं हैं या जो उनकी मूल आत्मा है उसको एक सामूहिक पुरुषार्थ का भाव देता हुआ अवश्य प्रदर्शित करेगा, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी स्वयं सेवकों भाई बहनों को मेरा हृदय से साधुवाद। आप देश के प्रति अपनी निष्ठा, अपना समर्पण ऐसे ही योग्यताओं द्वारा प्रदर्शित करते रहें। देश से प्रेम करें, अपनी माटी से प्रेम करें, मातृभाषा से प्रेम करें और जो कुछ आप यहाँ परिसर में सीखते हैं वो दूर तक आप आगे ले जाए। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। गुजरात यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के डॉक्टर अतुल उनागर जी ने अपने एनएसएस यूनिट को डांग जिले के लिंगा गांव में ट्रेनिंग के तौर पे जो कैंप किया, उसके लिए मैं गुजरात यूनिवर्सिटी के ऑफिस लीडर के तौर पे उनको खूब खूब बधाई देता हूँ। डॉक्टर उनागर जी ने अपने बच्चों को एनएसएस की ट्रेनिंग देने डांग जिले के लिंगा गांव को चूज किया और वहां उनको अच्छी ट्रेनिंग भी दी और एक उन्होंने उदाहरण साबित किया। ये उदाहरण अन्य एनएसएस यूनिट को, उनके प्रोग्राम ऑफिसर को एक मार्गदर्शन पूरा पड़ेगा। मैं गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से खूब खूब बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एनएसएस की शिविर एक अच्छा मौका देता है समाज को बिल्कुल बहुत करीब से देखने का और सोसाइटी में लोगों की रहन सहन कैसा है, उनकी चाल चलन कैसा है, समाज के अंदर क्या समस्याएं हैं, पढ़ाई करते हुए छात्रों को उसके साथ रूबरू करने की ये जो मौका एनएसएस से मिलता है, वाकई इसका कोई जवाब नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे युवा मित्र समाज के अंदर रहते हुए उस समस्या को देखें, समस्या को जानें और अपने जो ज्ञान उनको मिला है महाविद्यालय में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हुए उस सीमित ज्ञान के दायरे में रह के उसकी समाधान की रास्ता ढूंढें और ये न सोचें कि समाज में जो रहते हैं उनको समस्या अच्छा लगता है, उनकी मजबूरियां भी है, लेकिन उस मजबूरी के अंदर रहते हुए, जैसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना, तो उसी समस्या के साथ हम कैसे उसकी निराकरण कर सकते हैं, हमारे युवा मित्र उसकी रास्ता ढूंढते हैं और ये अपने जिंदगी में एक ऐसा अनुभूति लेकर जाते हैं जो आने वाले जिंदगी में उनका जब किसी कार्य में जुड़ते हैं, चाहे वह समाज के कार्य में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे निर्माण कार्य में हो, चाहे कोई भी कार्य में प्रोफेशन में वो जुड़ते हैं,
जब वो समाज के लिए कुछ करने की मौका आता है तो ये 7 दिन उनके याद आता है और वो शिविर की गांव उनको याद आता है कि समाज के लिए अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो ये जो शिविर हुआ है काफ़ी अच्छा अनुभूति मिला है और उम्मीद करता हूँ कि जितने विद्यार्थी इसमें शामिल थे एक अच्छे नागरिक बनेंगे और लीडर बनेंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे। नमस्ते मित्रों, इस साल गुजरात यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट में जो एनएसएस यूनिट शुरू किया है वो यूनिट की कामगिरी ये उदाहरण रूप है। पहले ही वर्ष में उन्होंने जो कैंप किया है एनएसएस के थ्रू, सर्वोदय एनएसएस यूनिट के थ्रू जो लिंगा, डांग जिले के लिंगा गांव है, इसमें कैंप किया। इस कैंप में डॉक्टर अतुल उनागर सर और उनकी समग्र टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ये काम और जो यूनिट है एनएसएस के गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ संलग्न है, इस सभी यूनिट के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। गांव में 7 दिन का जो कैंप किया, इसमें 10 प्रकल्प उन्होंने तय किया था, जैसे स्वदेशी से स्वावलंबन, प्रकृति से प्रेरणा, संस्कृति से संबंध, हर रोज रात को कल्चरल एक्टिविटी, दिन को लोक संपर्क, और ऐसे कई प्रकल्पों पर 7 दिन तक डॉक्टर अतुल उनागर और उनकी समग्र टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे तो कह सकते हैं कि एनएसएस का मूल मंत्र जो है नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप, जो मूल मंत्र को सही अर्थ में डॉक्टर अतुल उनागर सर ने वो साकार कर बताया है। तो मैं ये यूनिट को बहुत बधाई देता हूँ और मैं ये एक्टिविटी के जानने के बाद मुझे भी गौरव हो रहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी में पहला एक ऐसा यूनिट है कि ये यूनिट में पीजी लेवल के स्टूडेंट्स ये सेवा के कार्य में जुड़े हैं। काफ़ी अभी तक जो कार्य हुआ है कॉलेज में एनएसएस अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो स्टडी कर रहे ऐसे यूनिट के ऐसे स्टूडेंट्स इसमें जुड़ते थे, लेकिन इस साल उन्होंने नया एक उदाहरण दिया है कि पीजी के और पीएचडी और एमफिल करने वाले स्टूडेंट्स भी सेवा में पीछे नहीं है और पूरा जो क्रेडिट है ये डॉक्टर अतुल उनागर सर से हो जाता है। और इससे भी ज़्यादा जो वॉलंटियर स्वैच्छिक से वो इस यूनिट में जुड़े हैं, इस यूनिट में 24 घंटे वो अपना पसीना बहा के काम कर रहे हैं। वैसे तो शिविर में भी अच्छा काम किया है, हर रोज डिपार्टमेंट में कई सेवाकीय प्रवृत्तियाँ होती रहती है और कुछ न कुछ नया दिखाने का वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं फिर से डिपार्टमेंट को और डॉक्टर अतुल उनागर सर को मैं अभिनंदन देता हूँ। थैंक यू। नमस्ते, सादर नमस्कार। मैं प्रोफेसर मयूरी भाटिया, संस्कृत विभाग अध्यक्ष, भाषा साहित्य भवन, गुजरात यूनिवर्सिटी। हमारे संस्कृत विभाग को गुजरात यूनिवर्सिटी में एनएसएस यूनिट प्रदान किया गया है और इसकी सक्रिय गतिविधियां अत्यंत सुचारू रूप से उत्तम प्रकार से चल रही है। इसलिए हम आभारी हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के आदरणीय कुलपति मैडम श्री, रजिस्ट्रार श्री एवं एनएसएस विभाग के। हमारे विभाग के उत्साही प्राध्यापक और एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अतुल भाई उनागर के मार्गदर्शन में एनएसएस की गतिविधियां अत्यंत सुचारू रूप से चल रही हैं। अभी दिनांक 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक डांग जिले के दक्षिण गुजरात में लिंगा गांव में आयोजित एक वार्षिक शिविर में जो कार्य किया है उस कार्य की सफलता के लिए मैं पूरी यूनिट को और विशेषकर डॉक्टर अतुल उनागर जी को अभिनंदन देती हूँ और अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि यह सेवा, समर्पण और उत्साह के साथ
नगर में, गांव में एक जागरण की प्रवृत्ति उत्साह संपन्न हुई है। यह कैंप अत्यंत ही गुणयुक्त पूर्वक संपन्न हुआ है और यशकलगी हमारे विभाग की है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है। इस अवसर पर तैयार की जा रही एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म न केवल हमारी यादों को संजोए रखती है, परंतु भविष्य में भी दूसरों के लिए यह प्रेरणा स्रोत बनेगी और हमारे विभाग का एक अत्यंत सुंदर पुरुषार्थपूर्वक उपक्रम है। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री हमारे यूनिवर्सिटी के लिए, विभाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। मुझे अत्यंत हर्ष है कि हमारे संस्कृत विभाग में एनएसएस यूनिट पूरी सक्रियता से कार्यरत है। अतुल भाई जैसे परिपक्व प्रोग्राम ऑफिसर के हाथों में इसका सुरक्षित नेतृत्व होना ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। पहले ही वर्ष में डांग के सुदूर लिंगा गांव में वार्षिक शिविर का सफल आयोजन गौरवपूर्ण है और उस पर बनी यह डॉक्यूमेंट्री हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्वोदय यूनिट एक आदर्श यूनिट के रूप में उभर कर नए आयाम स्थापित करेंगे। इस यूनिट से जुड़े सभी स्वयंसेवक भविष्य में सफलता की उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सर्वोदय यूनिट से जुड़े सभी को मैं उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल उनागर, संस्कृत विभाग, भाषा साहित्य भवन, गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद। एनईपी को चरितार्थ करने के लिए हमने हमारे विभाग में एनएसएस यूनिट की स्थापना की। स्थापना से लेकर गतिविधियों और कैंप का सफल आयोजन तक हमको हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर नीरजाबेन गुप्ता, कुल सचिव डॉक्टर पीयूष भाई पटेल और एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नटूभाई वर्मा और हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मयूरीबेन भाटिया और हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर हेतलबेन पंड्या का मैं विशेष ऋण स्वीकार कर रहा हूं। हमने इस साल डांग जिला के लिंगा गांव में एक एनएसएस की शिविर लगाई। वहां हमको स्वामी पीपी स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वहां के मुख्य व्यवस्थापक जानी भगत का सहयोग प्राप्त हुआ। लिंगा गांव के लोग, वहां के सरपंच, वहां के राजा और वहां के बच्चों का भी हमको प्यार प्राप्त हुआ। हमारे स्वयंसेवक और सशक्त विद्यार्थी का भी मैं ऋण स्वीकार कर रहा हूं और कैंप को और एनएसएस को सफल बनाने के लिए और लोगों का भी हमको सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं सबका ऋण स्वीकार कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद की रगों में दौड़ता वो प्रचंड युवा उत्साह जो सोई हुई चेतना को जगाने का साहस रखता है। बाबा साहेब आंबेडकर का वो अटूट संघर्ष जिसने हर अधिकार की बुनियाद में समानता के बीज बोए। सरदार पटेल की वो लौह शक्ति जिसने बिखरते हुए धागों को जोड़कर राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया। बापू के सत्य और अहिंसा की वो अटूट नींव यानी एनएसएस जो निस्वार्थ सेवा के हिमालय के जैसे अटल खड़ा हुआ है। अचानक से उछलने वाले इस सिक्के की हमें भनक ही न लगी कि कब वह हमारी जिंदगी जीने के पहलुओं को सुधार कर नई दिशा बताने वाला बना। हमारी शुरुआत गुजरात यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग में एनएसएस यूनिट की स्थापना से हुई। हमारी यानी वेदांतिक साइंस एंड लाइफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए यह पढ़ाई से बढ़कर एक जीवन जीने की कला थी।
किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर हमने एक सपना देखा। वो सपना था एनएसएस कैंप का। हमने तुरंत ही विभाग में प्रस्ताव रखा और तुरंत ही हमें यूनिवर्सिटी से अनुमति मिल गई। हमारे लिए एक नई शुरुआत। नोटिस बोर्ड पर भीड़ लग गई। जैसे ही कैंप की सूचना नोटिस बोर्ड पर लगी, हम सब उत्साह से उसे पढ़ने के लिए दौड़ पड़े। वो सिर्फ कागज नहीं, पर नई सफर का निमंत्रण था। तय हुआ कि 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हम कैंप करेंगे। इसके लिए हमने मुख्य 4 आधार स्तंभ तय किए: आनंद, समाज सेवा, व्यक्तित्व विकास और सहसर्जन। और इसी मूल्यों को लेकर दिशा तय हुई। तारीखें सुनते ही रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ जमा हो गई। हर विद्यार्थी इस सेवा यज्ञ का हिस्सा बनना चाहता था। हमने बिना देरी किए अपना नाम लिखवाया और खुद को समर्पित कर दिया। फिर प्लानिंग मीटिंग हुई। लोकतांत्रिक तरीके से कैंप कोऑर्डिनेटर, सर्वाधिकारी और दिन प्रतिनिधि का चयन हुआ। हर एक दिन की विशेष थीम और गतिविधियां तय की गई ताकि अनुशासन बना रहे। मैदान में उतरने से पहले हमने शारीरिक और मानसिक तैयारी की। हमने टीम बिल्डिंग पर काम किया ताकि हम अलग अलग नहीं बल्कि एक परिवार की तरह काम कर सकें। इस नेक काम में हमें जानी भगत और पीपी स्वामी जी का आशीर्वाद मिला। लिंगा प्रवेशा प्रतिष्ठान का सहयोग हमारे लिए वरदान साबित हुआ, जिसने हमें एक नई राह दिखाई। डिपार्टमेंट के अध्यापकगण प्रोफेसर मयूरीबेन, हेतलबेन और अतुल भाई तथा कुलपति और कुल सचिव की हम पर विशेष अनुकंपा रही। अंत में सभी काम बांट लिए गए। किसी ने टिकट बुक करवाई तो कई लोग राशन और स्टेशनरी की खरीदी में लग गए। जिम्मेदारियों का यह विभाजन सफलता की प्रथम सीढ़ी थी। कैंप में जाने से पहले मन में भावनाओं का एक तूफान था। एक तरफ असीम उत्कृष्टता और कुतूहल था, नई जगह, नए लोग, पर दिल के किसी कोने में एक डर भी था। दिमाग में सवालों की रेलगाड़ी दौड़ रही थी। क्या होगा, कैसा होगा, क्या मैं वहां ढल पाऊंगी? इस अनजाने का डर और जानने की उत्सुकता का जो मिश्रण था, उसी ने ही हमारी यात्रा को शुरुआत से ही रोमांचक बना दिया था। कैंप करने का फैसला तो हो गया था, लेकिन हमने सोचा कि हर एक दिन की विशेष थीम हो। इसी विचार के साथ हमने एक दिन एक संकल्प के तर्ज पर 10 अलग अलग थीम्स तय की। स्वदेशी से स्वाभिमान, नागरिक कर्तव्य से समाज निर्माण, प्रकृति से प्रेरणा, स्वास्थ्य से सुख, शिक्षण से चेतना, वांचन से विकास, परिवार से प्रगति, सेवा से संतोष, अध्यात्म से स्वानुभोध और संस्कृति से संबंध। इन 10 अलग अलग विषयों को हमने अपनी 5 कमेटियों के बीच बांटा। कैंप के कुशल संचालन के लिए हमें 5 अलग अलग कमेटियां बनाई थी। कुल 10 थीम थी, इसलिए हर टीम को 2 अलग अलग थीम्स की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। काम के इस विभाजन ने हर टीम को अपनी बारीकी से काम करने और सृजनात्मकता दिखाने का पूरा मौका दिया था। अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमको प्रदर्शनी जैसा सशक्त माध्यम मिला। दस थीम्स पर 40 पोस्टर बनाने का लक्ष्य रखा। शुरुआत आसान नहीं थी। कैनवा पर 2 दिनों तक हमारी डिजाइन्स बार बार फेल होती गई, लेकिन जब तीसरे दिन सांस्कृतिक समिति का काम पहली बार में स्वीकार हुआ तो उनसे प्रेरणा लेकर हम सब ने एकजुट होकर यह लक्ष्य पूरा किया। असली जादू तब हुआ जब हम लिंगा और आसपास के गांवों में जनसंपर्क के लिए गए। हमारे निमंत्रण पर जब पूरा गांव प्रदर्शनी देखने उमड़ पड़ता तो वह नज़ारा अद्भुत होता था। सचमुच इस प्रदर्शनी जैसे सशक्त माध्यम ने हमें ग्रामीणों के दिलों से जोड़ दिया था। इस कैंप की शुरुआत आत्मनिर्भरता से हुई।
क्योंकि बस टिकट बुकिंग की जिम्मेदारी हमने खुद संभाली थी। 28 अक्टूबर की रात 8:30 बजे गीता मंदिर से हमारी यात्रा शुरू हुई। बस चलते ही अंताक्षरी की गूंज और घर के बने थेपला ढोकला की दावत ने आधी रात को भी उत्सव में बदल दिया। सुबह 7:30 बजे हम लिंगा पहुंचे। सरकारी बस के इस सुरक्षित और मजेदार अनुभव ने हमें सिखाया, सलामत सवारी एसटी हमारी। सच कहूँ तो सफर खूबसूरत था, मंजिल से भी। डांग की इन वादियों में जैसे ही हमने कदम रखा, मोबाइल का नेटवर्क तो जैसे खो ही गया, लेकिन कुदरत से हमारा कनेक्शन गहरा हो गया। यहाँ शहर का शोर नहीं, बल्कि हवाओं की सरसराहट और पंछियों की चहचहाट थी। चारों तरफ फैली वह घनी हरियाली, उनके पीछे वह पहाड़ और शांत बहती हवा। प्रकृति का यह रूप देखकर मन को अपार सुकून मिला। पहले डर था कि यह 7 दिन कैसे बीतेंगे, पर प्रकृति की गोद में बिताए हुए वो दिन और वह दोस्ती हमें ताउम्र याद रहेगी। डांग का इतिहास पूरे भारत में अद्वितीय है। यह देश का एकमात्र ऐसा जिला जहां आज भी 5 वंशानुगत राजा है: गाढ़वी, दहर, लिंगा, वासोना और पिपरी। सबसे महत्व की बात यह है कि सन 1894 के वन पट्टे समझौते के दौरान भारत सरकार आज भी इन राजाओं को पॉलिटिकल पेंशन देती है। और यह राजा है कोई भव्य महलों और राजाशाही से नहीं जीते, बल्कि आदिवासी समाज की तरह एकदम सादगी से जीते हैं। होली के अवसर पर आयोजित डांग दरबार में सरकार द्वारा इन राजाओं का सार्वजनिक सम्मान किया जाता था। यह परंपरा केवल राजाशाही नहीं, बल्कि डांग की समृद्ध आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक है। कैंप की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह रही कि यहाँ पर नियम हम पर थोपे नहीं गए, बल्कि हमने खुद बनाए। हमने साथ बैठकर चर्चा की कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें लगा कि जब हम नियम खुद बनाते हैं तो उसे निभाने की जिम्मेदारी भी दिल से महसूस होती है। यह बाहरी दबाव वाला अनुशासन नहीं था, बल्कि सच्चा स्व अनुशासन था। कैंप में सबसे महत्वपूर्ण हमारा निवास और व्यवस्थित सुविधाओं थी, जो वाकई प्रशंसनीय थी। भाई और बहनों के लिए अलग अलग भवनों में सुरक्षित और आरामदायक निवास का इंतजाम किया गया था। कमरे और एकदम साफ सुथरे टॉयलेट बाथरूम ने हमें घर जैसा सुकून दिया। सिर्फ रहना ही नहीं, बल्कि सीखने का माहौल भी हाईटेक था। हमारे लिए एक उत्तम शैक्षणिक प्रकोष्ठ तैयार था, जहां प्रोजेक्टर और अन्य आधुनिक साधनों के जरिए ज्ञानवर्धक सत्र होते थे। इन बेहतरीन व्यवस्था सुविधा ने हमारे मन को निश्चित रखा, इसलिए हम अपना पूरा ध्यान सेवा कार्यों और काम में लगा सके। हमारे कैंप की व्यवस्था हर दिन एक नई कमेटी संभालती थी। रात को हमारी समीक्षा बैठक होती थी, जहां पूरे दिन के काम का हिसाब होता था। सबसे खास बात यह थी कि हम कमेटी के अच्छे प्रयासों को अप्रिशिएट करते थे। यह अप्रिसिएशन और तालियां उन्हें अगले दिन और बेहतर काम करने का हौसला देती थी। रोज रात को दिन समीक्षा के बाद होता था अगले दिन का आयोजन। इस सत्र में अगले दिन जिस कमेटी की बारी होती थी, वे अपना आयोजन सबके सामने रखती थी। अगले दिन हमें जिस समिति में काम करना होता था, वह समिति को रात को ही नियुक्त कर दिया जाता था। अगले दिन रैली में जो नारे लगाने होते थे, उससे रात को ही कागज पर लिखकर कार्डबोर्ड पर लगा दिया जाता था। सच में दिन समीक्षा के बाद का वह आयोजन सत्र हमें बाढ़ आने के पहले ही बंद बांध लेने की सीख देता था। इस तारीख का सूर्योदय हमारे लिए केवल नई सुबह नहीं, बल्कि अभ्यासक्रम कमेटी के लिए नेतृत्व की परीक्षा का पहला दिन था।
दिन का आगाज योग और प्रकृति के साथ जुड़ने के अनूठे प्रयोग गंदुस से हुआ। उसके बाद शिविर राजा के रूप में राजभाई ने कमाल संभाली और रमत का सत्र किया। प्रथम दिन हमारी समिति ने ही शिविर का भव्य उद्घाटन किया। गांव में निकाली गई रैली ने लोगों में चेतना जगाई तो गीता पठन सत्र ने हमें कर्मयोग का पाठ पढ़ाया। शाम को खेल कूद की धूम रही, लेकिन सबसे ज्यादा रोमांच ट्रेजर हंट में आया। इस खेल ने पूरे कैंप को दौड़ाया और टीम भावना का जबरदस्त जोश भर दिया। रात्रि में हमारे नाटक ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में दिन समीक्षा के दौरान हमारे सफल संचालन और नेतृत्व के लिए सभी ने हमारी पीठ थपथपाई और हमें बिरदाया। सच में पहला दिन ज्ञान, उत्सव और सफल व्यवस्थापन की मिसाल बन गया था। कैंप के दूसरे दिन का शुभारंभ सेवा से संतोष और परिवार से प्रगति के ध्येय वाक्य के साथ हुआ। प्रातः 6:15 से 7:15 बजे के विशेष सत्र में 6 अनूठे सोपानों, हृदय खोलकर हंसना, परस्पर प्रशंसा, अपनी गलतियों को अग्नि में स्वाहा, आत्मसंकल्प, स्नेह मिलन यानी कि भेंटो और आयुर्वेदिक कार्य ने स्वयंसेवकों में नई चेतना और ऊर्जा का संचार किया। इसके बाद ग्राम सफाई अभियान में तहत स्कूल, बाल मंदिर और हनुमान मंदिर के परिसर को स्वच्छ किया गया। बौद्धिक सत्र में पहलियां सुलझाने के बाद हमने प्रेरक फिल्म चाल मंच जीतवा जाइए देखी। दिन का मुख्य आकर्षण तो शाम की लोक अदालत रही। गांधीनगर से विशेष आमंत्रित न्यायाधीश के समक्ष छात्रों ने स्वयं आरोपी बनकर अपनी त्रुटियां स्वीकार की और सुधार का मार्ग चुना। रात्रि के रंगमंच में हुई प्रस्तुति के साथ इस सार्थक दिन का समापन हुआ। तीसरे दिन की शुरुआत स्वावलंबन के पाठ से हुई। सुबह हमने कपड़े धोने से लेकर हॉस्टल की साफ सफाई तक श्रमदान का महत्व समझा। दोपहर में मंदिर का प्रांगण विचारों का मंच बन गया। नेतृत्व पर चर्चा हुई। लोकनायक बनाम राजनेता पर गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। एक सच्चे लीडर के गुण क्या होते हैं वह हमने जाना और अंत में रात को पीपी स्वामी के प्रवचन ने माहौल को पवित्र बना दिया। सफाई से शुरू होकर सत्संग पर खत्म हुआ यह दिन हमारे तन और मन दोनों को शुद्ध कर गया। कैंप का चौथा दिन अनुशासन समिति के नेतृत्व में शुरू हुआ। सुबह योग और व्यायाम से ऊर्जा पाकर हम खड़कवाहनी गांव की ओर निकल पड़े। वहां जाकर हमने सफाई अभियान चलाया। वह स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य जैसे विषयों पर हमने प्रचार किया और हमने अपनी प्रदर्शनी लगाई। जब वहां के ग्रामीणों को हमने आमंत्रित कर इन विषयों पर उनको समझाया तो उनसे गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। शाम भी कुछ कम रोचक नहीं थी। शीघ्र वक्तृत्व, बौद्धिक खेल और नरसिम्हा जैसी फिल्म ने रंग जमा दिया। अंत में सेवा और सीखने का यह यादगार दिन पूरा हुआ। इस कैंप के 7 दिनों में से एक दिन प्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरा विषय था स्वास्थ्य से सुख और प्रकृति से प्रेरणा। एक प्रतिनिधि के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती थी कि पूरी कमेटी को एक सूत्र में पिरोकर रखना। सुबह की शुरुआत से लेकर रात तक की दिनचर्या, अनुशासन और समय प्रबंधन, यह सब कुछ संभालना था। मन में एक डर जरूर था कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, लेकिन साथियों के सहयोग और समर्पण ने उस डर को भी आत्मविश्वास में बदल दिया। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रतिनिधि वही है जो सबको साथ लेकर चले। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि हाथ से हाथ मिले तो जंजीर बन जाती है और सब साथ चले तो तकदीर बन जाती है। कैंप का छठा दिन शांति और मस्ती का अनोखा संगम था। दिन की शुरुआत 2 घंटे विशेष ध्यान और आर्य मन के साथ हुई। उस गहरी खामोशी में हमने खुद को भीतर से टटोला और अपने उज्जवल भविष्य के लिए संकल्प पत्र लिखा। यह पल आत्मा चिंतन का था, लेकिन शाम होते ही माहौल एकदम बदल गया। दोस्तों के साथ खुले टेम्पो में हवा से बातें करते हुए सफर करने का अपना अलग ही रोमांच था। और दिन का अंत हुआ एक जोरदार नाश्ता पार्टी से। दोस्तों के संग हंसी ठिठोली और लजीज नाश्ते ने सारी थकान मिटा दी। सच में वह दिन साधना और दोस्ती दोनों के नाम रहा।
कैंप का 7वां दिन उत्सव कमेटी के नेतृत्व में संस्कृति से संबलन और आध्यात्म से स्वानुभूति पर केंद्रित था। यह दिन का मंगल प्रारंभ मंदिर में श्लोक अंताक्षरी की गूंज से हुआ। इसके बाद हमने रचनात्मक कार्ड बनाए और पूरे गांव में घर घर जाकर इनका वितरण किया। परिसर को रंगोली और तोरण से सजाकर हमने उत्सव की भव्य तैयारी की। दोपहर में भगवत कथा के श्रवण ने हमें आध्यात्मिक शांति दी। शाम का माहौल तो अद्भुत था। तुलसी विवाह की धूमधाम और गरबा की रमझट ने सबको भक्ति में रंग दिया। अंत में फोटोशूट और समापन के साथ यह दिव्य दिन भी संपन्न हुआ। अक्टूबर 2025 हमारे कैंप का उद्घाटन समारोह एक दिव्य संगम था। मंच पर लिंगा के राजा छत्र सिंह जी सूर्यवंशी और जानी भगत की गरिमामय उपस्थिति थी। इस अवसर पर प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अतुल भाई उनागर, कैंप कोऑर्डिनेटर, सर्वाधिकारी और गांव के सरपंच भी साथ रहे। गांव के भोले भाले लोग और बच्चों की मौजूदगी ने माहौल को जीवंत बना दिया। समारोह का मुख्य सार यही था कि यह कैंप किसी एक का नहीं बल्कि हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। इस सामूहिक भावना और बड़ों के आशीर्वाद के साथ हमारे सेवा कार्य का शंखनाद हुआ। जब हमने डांग जिले के लिंगा गांव पे कदम रखा तो चारों तरफ फैली हुई हरियाली ने हमारा स्वागत किया। वहाँ की प्रकृति तो मनमोहक थी ही, पर उससे भी ज्यादा सुंदर थे वहाँ के लोग। उनकी बोली में अलग ही मिठास और गजब का भोलापन दिखाई दे रहा था। हालांकि वहाँ रोजगार और सुविधाओं की अछत दिखाई दे रही थी, पर लिंगा गांव ने हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ बढ़ाया। वहाँ भले ही जेब में पैसे कम हो, पर वहाँ इंसानियत पूरी तरह से जिंदा है। महात्मा गांधी जी का मंत्र है स्वच्छता ही सेवा है। हमने इस कैंप में साकार किया। शुरुआत हुई स्व सफाई से। सबसे पहले अपने कैंप परिसर को चकाचक किया, फिर झाड़ू और तसले लेकर हम लिंगा गांव की गलियों में निकल पड़े। प्लास्टिक उठाना हो या रास्तों की सफाई, हमने कोई शर्म नहीं की। गांव वालों के साथ मिलकर श्रमदान किया। धूल मिट्टी से सने हमारे हाथ, लेकिन मन एकदम निर्मल। इस श्रमदान ने हमें सिखाया कि सफाई कोई छोटा काम नहीं बल्कि ईश्वर की पूजा समान है। रैली केवल घूमना नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने और जागरूक करने का एक माध्यम है। हम कैंप में हर रात एक मानवीय मूल्यों वाले नारे तैयार करते, जैसे स्वदेशी अपनाओ, प्रकृति हमारी माता है, जल ही जीवन है। सुबह प्रकृति की गोद में गांव की गलियों से गुजरते हुए जब हम ये नारे लगाते तो गांव वाले भी आत्मीयता से हमसे जुड़ जाते। मित्रों का साथ और अच्छे विचारों से यह एक अद्भुत वातावरण बना देता था। सचमुच सबको नई दृष्टि देने वाली यह रैली हमें आजीवन याद रहेगी। हमारे कैंप का एक प्रमुख हिस्सा था लोक संपर्क और गांव संपर्क। यह न केवल लोगों से मिलना बल्कि उनके दिलों से जुड़ना था। एक घटना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एकादशी का दिन था और हमारे कुछ साथियों का उपवास था। हमने एक घर के बाहर रसीले अमरूद देखकर उसे खरीदने के लिए हमारी जेब से पैसे निकाले। उन्होंने बड़े स्वाभिमान और प्रेम से कहा कि अगर चाहिए तो ऐसे ही ले जाओ, पर अगर पैसा देना चाहते हो तो मत ले जाना। उस समय हमें समझ आया कि हम शहर में आज भी हर चीज की कीमत लगाते हैं, लेकिन गांव में अभी भी आत्मीयता अनमोल है। लोक संपर्क के दौरान एक दिल छू देने वाली घटना घटी। मुझे वहाँ की थोड़ी प्रादेशिक भाषा आती थी, तो मैंने सोचा कि उनकी भाषाएं बोल के उनसे अपनापन बढ़ाया जाए। तो मैंने प्रयास किया, पर उनका उत्तर सुन के मैं तो नतमस्तक हो गई। वो बोली, बहन आप गुजराती में बोले, मुझे गुजराती आती है।
भले ही उनकी बोली पर प्रादेशिक भाषा का प्रभाव था, पर मातृभाषा गुजराती के पर्दे उनको प्रेम और गौरव देखकर मेरा दिल भर आया। हमारे कैंप का सबसे अनमोल सबक था सहसर्जन। सहसर्जन का अर्थ केवल साथ काम करना नहीं, बल्कि साथ मिलकर खेलना था। यहाँ कोई काम मेरा या तुम्हारा नहीं, बल्कि हमारा था। जब हम साथ मिलकर सब्जी काटते, सफाई करते या कोई रचनात्मक गतिविधि करते, वह काम बोझ नहीं बल्कि उत्सव बन जाता था। इस प्रक्रिया ने हमारे भीतर के मैं को मिटाकर हम बना दिया। हमने महसूस किया कि जब कई हाथ, कई दिमाग और कई दिल एक ही उद्देश्य के लिए जुड़ते हैं तो असाधारण काम भी साधारण बन जाता है। यही हमारी असली ताकत थी। कैंप का सबसे दिव्य सत्र था गीता स्वाध्याय। हम सभी को पहले से ही गीता साथ लाने को कहा गया था। हमने साथ मिलकर उसका पठन और चिंतन किया। इसके बाद एक अनोखी गतिविधियां हुई। हम सब में से हर किसी ने अपना अपना पसंदीदा श्लोक चुना और उस पर आधारित एक जीवन प्रेरक कार्ड बनाए। अंत में हमने वे कार्ड अपने दोस्तों को भेंट स्वरूप दिए। वे कोई कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक मित्र की ओर से दूसरे मित्र को दिया हुआ जीवन भर का मार्गदर्शन था। भागवत पुराण, तुलसी विवाह और गरबा महोत्सव के लिए हमने एक विशेष सर्जनात्मक गतिविधि की अपने हाथों से निमंत्रण पत्रिकाएं बनाई। वितरण के लिए हमने टीमें बनाई और गांव के अलग अलग मोहल्लों को आपस में बांट लिया। उत्साह ऐसा था कि हमारे साथी सिर्फ घरों तक नहीं रुके, बल्कि खेतों में काम कर रहे लोगों के पास जाकर भी ससम्मान निमंत्रण दे आए। हमारा उद्देश्य साफ था, कोई भी इस उत्सव और गरबा के आनंद से छूट न जाए। यह केवल कोई कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरे गांव के प्रति हमारा प्रेम और आदर था। कैंप का अंतिम दिन और तुलसी विवाह की तैयारी नजारा देखने लायक था। हमने पूरे परिसर को आसोपालव के पत्तों के तोरण और गेंदों के फूलों से सजाया, जिससे पूरा माहौल महक उठा। आंगन में बनाई गई भव्य और रंग बिरंगी रंगोलियों ने वहां की शोभा में चार चांद लगा दिए। सजावट साधारण नहीं थी, उसने उस जगह को एक पवित्र मंदिर जैसा बना दिया था। चारों तरफ दिव्यता और उल्लास था। ऐसा लग रहा था मानो हम साक्षात भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या सजा रहे हों। डांग के आदिवासी विस्तार की सबसे खूबसूरत पहचान है वारली पेंटिंग। हमने एक विशेष सत्र में इस लोक कला को सीखा। सिर्फ गेरू यानी कि लाल मिट्टी और चावल के आटे से कैसे पूरी दुनिया बनाई जा सकती है, यह देखकर हम दंग रह गए। त्रिकोण और गोलाकार आकृतियों के जरिए हमने प्रकृति और मानव जीवन को कैनवास पर उकेरा। सच में हम यहाँ पर विद्यार्थी नहीं, बल्कि लोक कलाकार बन गए थे। कैंप में दिन भर की थकान मिटाने का जादुई समय था रात के 8:30 बजे का रंगमंच। असली रोमांच तो तब शुरू होता था जब हमें मुद्दे मिलते और सिर्फ आधे घंटे में नाटक तैयार करना और स्टेज पर परफॉर्म करना होता था। हर रोज़ नई टीम और नए विचारों के साथ इम्प्रोवाइज करना और अपनी क्रिएटिविटी दिखाना एक शानदार अनुभव था। सहेलियों द्वारा काला काला कांजी गीत पर किया गया अभिनय तो लाजवाब था। रंगमंच की ऊर्जा और मस्ती ऐसी थी कि हमारी नींद तो जैसे उड़ ही जाती थी। बस चारों तरफ हंसी, तालियां और अभिनय का जादू छाया रहता था। रंगमंच ने सिखाया कि बिना स्क्रिप्ट के भी जीवन का नाटक बेहतरीन हो सकता है। मोबाइल से दूर हुए तो दिल के दरवाजे खुले। बातें अब स्क्रीन पर नहीं, आमने सामने होने लगी। हमने लिंगा गांव को जानबूझकर चुना।
क्योंकि वहाँ नेटवर्क के नामो निशान नहीं था। मकसद साफ था कि आर्टिफिशियल स्क्रीन से हटकर नेचुरल स्क्रीन यानी कि प्रकृति के सानिध्य में आना। वहाँ नेटवर्क की सिग्नल तो नहीं था, परंतु कुदरत और शांति का कनेक्शन बहुत कमाल का था। सबसे बड़ा बदलाव तो हमने यह देखा कि जिन लोगों का स्क्रीन टाइम 5-6 घंटे का था, उन लोगों का स्क्रीन टाइम से घटकर 6-7 मिनटों का हो गया और दूसरे दिन से वह भी चला गया। सच में जब हम मोबाइल से दूर हुए तभी लोगों के मन के नजीक आ पाए। कैंप में जो मुझे सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी मिली वह थी सुबह 5:30 बजे शंखनाद करके पूरे कैंप को जगाना। सच कहूँ तो इससे पहले मैंने कभी इतनी जल्दी उठने का सोचा भी नहीं था। मुझे डर यह था कि क्या मैं खुद इतनी जल्दी उठ पाऊंगा। यह डर सिर्फ मेरी नींद का नहीं था, बल्कि मेरी बरसों पुरानी आदतों और आलस का भी था। लेकिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी आलस पर जीत हासिल की। उस शंखनाद ने न केवल मुझे जल्दी उठना सिखाया, बल्कि मेरे भीतर अनुशासन और संकल्प का बीज भी बोया। वह सिर्फ शंख की आवाज़ नहीं थी, वह मेरी आलस पर मेरी विजय की गूंज थी। रसोई की कला में है अनहद प्यार, स्वाद की सफर है जीवन का आधार। खाने से मिलती है शक्ति अपार, भोजन है कुटुंब मित्रता का सार। कैंप में हमें भोजन में दाल भात साग रोटी ही नहीं बल्कि सात्विक प्रसाद भी मिलता था। लापसी, सीरा, फल, दूध और चाय, हर चीज का स्वाद लाजवाब और घर जैसा था। लेकिन खाने से ज्यादा आनंद खिलाने के तरीके में आता था। हम टेबल कुर्सी पर नहीं बल्कि भारतीय परंपरा के अनुसार जमीन में पंगत में बैठकर खाना खाते थे। हमारी एक कमेटी हमें रोज बड़े प्यार से खाना खिलाती थी। खाना हमको देता है शक्ति, खाने से पहले करो ईश्वर की भक्ति। थाली सामने आने पर भी हम खाने की शुरुआत नहीं करते थे, लेकिन सामूहिक भोजन मंत्र बोलने के बाद पहला निवाला लेते थे। हमारे इन्हीं संस्कारों ने खाने को पेट भरने से बढ़कर यज्ञ बना दिया। एनएसएस कैंप में आकर हमने जो सबसे बड़ा पाठ पढ़ा वह है स्वावलंबन। हमने अपना काम खुद करना सीखा। कमरे की साफ सफाई से लेकर अपने कपड़े धोना और भोजन के बाद अपनी जूठी थाली खुद साफ करना, यह हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। सच कहूँ, हम में से कई साथी ऐसे थे घर पर शायद ही कुछ काम करते थे, लेकिन यहाँ के अनुशासन ने हमें बदल दिया। रोज सुबह 5:30 बजे उठना और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना, यह हमारी अब आदत बन गई है। इस कैंप ने हमें सिखाया कि दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा होना ही असली शिक्षा है। आज हम यहाँ से पूरी तरह स्वावलंबी बनकर जा रहे हैं। आपने टीवी, न्यूज़ या फिल्मों में अक्सर डिबेट होते तो देखी ही होगी। ठीक उसी तरह हमने हमारे कैंप में भी एक बेहद प्रेरणादायी डिबेट आयोजित की, जिसके विषय सामान्य नहीं थे बल्कि बहुत गंभीर थे, जैसे लोकनायक या नेता, शस्त्र या शास्त्र, पुस्तकी ज्ञान श्रेष्ठ या अनुभव, पावर या नियत। इन विषयों से हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। इस डिबेट ने हमें सिखाया कि यहाँ बहस जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण विचारों का सही दृष्टिकोण जीतना है। गांव के विकास के लिए हमने वहां के शिक्षित नागरिकों के साथ संवाद किया। हमने गांव की मूलभूत समस्याओं और समाधानों पर लंबी चर्चाएं भी की। केवल चर्चाएं नहीं बल्कि उन निवारणों में हमने हमारा सक्रिय योगदान भी दिया। यह मंथन केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहा बल्कि बदलाव की एक ठोस शुरुआत बना। कैंप की यादों को हमेशा के लिए जिंदा रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मेरे लिए यह सिर्फ फोटो खींचना नहीं बल्कि एक गंभीर व्यवस्थापन था। हर छोटी बड़ी गतिविधियों और भावनाओं को सही समय पर कैद करना मेरे लिए एक चुनौती थी।
मेरी उसी लगन और मेहनत के कारण आज हमारा यह सफर इन तस्वीरों में अमर हो गया। में हमें एक अनोखी चुनौती मिली, वह थी आत्मसंयम की कसौटी। क्योंकि हमारे साथ ही एक अन्य ग्रुप का शिविर चल रहा था, तो हमें पूर्ण मन रखना पड़ता था। हम युवाओं के लिए जिन्हें हर वक्त बोलने और हंसी मजाक करने की आदत हो, उनके लिए शांत रहना सबसे कठिन परीक्षा थी। लेकिन इस मौन की शक्ति ने हमें एक नया रास्ता दिखाया। जहाँ हम बोलकर निर्देश नहीं दे सकते थे, वहाँ हमने इशारों और शांति से काम चलाना सीखा। उस अनुभव ने मुझे एक बहुत ही बड़ी बात सिखाई कि कम बोलना और ज्यादा सुनना ही एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। शब्दों से तो दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन मौन से खुद को जीता जाता है। कैंप ने हमें सही मायने में आत्मनिर्भर बनाया। अपने गंदे कपड़े खुद साफ करना, अपने बिस्तर और सामान को व्यवस्थित रखना, ये सब हम अपनी जिम्मेदारी समझकर करते थे। लेकिन अनोखा आनंद तो तब आया जब भोजन के बाद हमने अपने बर्तन खुद मांजे। घर पे शायद ये काम बोझ लगता था, पर यहाँ दोस्तों के साथ लाइन में खड़े खड़े हंसी मजाक करते करते बर्तन मांजना एक अनोखा अनुभव बन गया। सच में अपना काम करने में कोई शर्म नहीं, बल्कि स्वाभिमान है। हमारे कैंप में लोकतंत्र केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं था, बल्कि वे हमारी कार्य प्रणाली की आत्मा था। हमारा नियम स्पष्ट था। अभिभावक या तो पूरे 10 दिन रहे, बीच में जुड़ने वाले हमारे शैक्षणिक प्रवास का हिस्सा नहीं बन सकते थे। धर्म संकट तो तब शुरू हुआ जब रिद्धि की मम्मी हर्षाबेन अंतिम 2 दिन आ रही थी और प्रवास में भी आने की योजना बना रही थी। क्या नियम बदला जाए? इस पर हमने भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सिद्धांतों पर 2 घंटे तक गहन चर्चा की। अंततः सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया, उसने साबित कर दिया कि हमारा यह कैंप सच्ची लोकशाही का सबसे जीवंत उदाहरण है। कैंप की हर सुबह का आगाज योग, आसन और सूर्य नमस्कार से होता था। खुले आसमान के नीचे उगते सूरज के साथ तालमेल बिठाकर सूर्य नमस्कार करना हमारे दैनिक अनुशासन का एक अभिन्न अंग बन गया था। शुरुआत में भले ही शरीर में थोड़ा सा आलस होता था, लेकिन सत्र के खत्म होते ही हम ऊर्जा और स्फूर्ति से भर जाते थे। यह केवल कसरत नहीं थी, बल्कि हमें दिन भर की चुनौतियों के लिए तैयार करने वाला शक्ति मंत्र था। हमारे कैंप का सबसे अनोखा और प्राकृतिक अनुभव था गंडूस क्रिया। आयुर्वेद की इस प्राचीन पद्धति में हमें सुबह सुबह अपने मुंह में तेल भरकर एकदम शांत बैठना था। नजारा देखने लायक था। हमेशा शोर शराबा और हंसी मजाक करने वाले सभी विद्यार्थी एकदम मौन थे। मुंह में तेल होने के कारण चाहकर भी कोई बोल नहीं सकता था। सारी बातचीत केवल आंखों और इशारों में हो रही थी। प्रकृति की गोद में पक्षियों की चहचहाहट के बीच उस 15 मिनट की सामूहिक शांति का अनुभव अद्भुत था। इस क्रिया ने न केवल हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाया, बल्कि हमें बिना बोले संवाद करने और मौन की शक्ति का भी एहसास कराया। कैंप की सुबह और वह औषधि से भरपूर काला, एक ऐसा अनुभव जो शायद ही कभी भूले। स्वाद में एकदम कड़वा और खट्टा। सच कहूँ तो यह मेरा पहला अनुभव था। पहला घुट भरते ही हम सबके चेहरे देखने लायक थे, आंखें बंद और मुंह टेढ़ा। लेकिन हमें पता था कि यह सेहत का खजाना है। स्वाद भले ही कसेला था, पर उसने हमें ताजगी और ऊर्जा से भर दिया। उस दिन समझा कि कभी कभी कड़वी चीजें ही शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। कैंप का एक प्रयोग सबसे गहरा था। 3 घंटे का आर्य मौन। नियम कड़े थे। सिर्फ जुबानी बंद नहीं रखनी थी, बल्कि किसी से नजरें भी नहीं मिलानी थी और ना ही किसी को कोई सूचना देनी थी। उस समय हमें कोई टोकने वाला नहीं था। इस अद्भुत सन्नाटे में मुझे एक बड़ा एहसास हुआ कि अनुशासन के लिए मुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं है,
उस पल मैंने जाना कि मैं ही अपना स्वयं अनुशासक हूँ। वह शांति मेरे भीतर ही थी। हमारे कैंप का निवास स्थान पीपी स्वामी जी का विद्यालय था। उनका सानिध्य ही हमारे लिए बहुत बड़ी भेंट थी। एक तपस्वी, सन्यासी और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमें जीवन का सार बहुत अच्छे से समझाया। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। संत, सी और सपना अपना रास्ता खुद बनाते हैं। उन्होंने सिखाया कि पूरी धरती पर कालीन बिछाने से बेहतर है पैरों में चप्पल पहनना, यानी दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो। इतिहास गवाह है कि समझदार तो अनुकरण करते हैं, दुनिया तो जुनून ही बदलते हैं। उनका आचरण ही रात रानी की सुगंध की तरह बिना बोले सब कुछ कह जाता है। जानी भगत एक ऐसा व्यक्तित्व जो अंग्रेजी के शिक्षक बने, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन लिंगा गांव की सेवा में समर्पित कर दिया। स्कूल के मुख्य व्यवस्थापन के रूप में उन्होंने न केवल हमें हर सुविधाएं दी, बल्कि उनके स्नेह से हमें कभी माता पिता की कमी भी महसूस न होने दी। वे आदिवासी बच्चों और हमारे साथ घंटों बातें किया करते थे। उनका जीवन दर्शन गहरा था। वे कहते थे, इंसान बनने की लाइन में कोई खड़ा नहीं होता, पर पैसों की दौड़ में धक्का मुक्की है। जैसे मोतियाबिंद में सब धुंधला दिखता है, वैसे ही दोस्त दृष्टि वालों को दुनिया में सिर्फ बुराई दिखती है। उनका यह जीवन और सादगी हमारे लिए एक मिसाल बन गई। कैंप की शारीरिक भागदौड़ के बीच मानसिक शांति के लिए हमने एक विशेष ध्यान सत्र का अनुभव लिया। उस सुबह की वो नीरवता में जब हमने आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, तो जैसे मन का सारा शोर थम गया। वह शून्यता सुकून देने वाली थी। उस सत्र में हमें जाना कि ध्यान केवल आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि खुद से मिलना है। उस ऊर्जा और एकाग्रता ने हमारे पूरे दिन को सकारात्मक बना दिया। लिंगा गांव की प्रकृति की गोद में हमने 10 अवतार और पुराण सत्र का दिव्य आयोजन किया। गाजे बाजे के साथ पुराण जी की भव्य शोभा यात्रा निकली। स्थायी स्कूल के छात्रों की उपस्थिति और संगीत की धुन ने पूरा माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस कथा ने हमें जीवन का सबसे बड़ा अनमोल पाठ पढ़ाया कि अहंकार और क्रोध का त्याग ही सच्चा जीवन है। अंत में आरती और महाप्रसाद के साथ यह अनुभव हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गया। कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली के शुभ और पावन अवसर पर हमने वैदिक विधान के साथ यह तुलसी विवाह संपन्न किया। एक उत्सव नहीं बल्कि वास्तविक विवाह की तरह था। हम विद्यार्थी वर पक्ष और कन्या पक्ष में बट गए। हमारा ही एक साथी पंडित बना और सहपाठी के भाई भाभी यजमान बने। जब जानी भगत ठाकुर जी की बारात लेकर आए तो माहौल भक्तिमय हो गया। इसी विधि विधान के दौरान हमने एक नई बात सीखी कि रात के समय हवन वर्जित होता है। सच में वह पल किसी नाटक जैसा नहीं बल्कि एक सच्चे पारिवारिक विवाह जैसा अद्भुत था। कैंप का आखिरी दिन यानी कि फेस्टिवल डे। उस दिन तुलसी विवाह की खुशी को दोगुना करने के लिए हमने गरबा महोत्सव का आयोजन किया था। शादी के गीत और ढोल की थाप गूंजी, वैसे हम सब झूम उठे। यह केवल गरबा नहीं था बल्कि भगवान के विवाह का जश्न था। क्या विद्यार्थी, क्या गांव वाले, सब एक रंग में रंग गए। गरबा के उस गोल घेरे में घूमते हुए ऐसा लगा मानो हम कोई कैंप में नहीं बल्कि अपने घर में किसी शादी में नाच रहे हो। सच में उस रात ने हम सबको एक परिवार बना दिया था। कैंप में हमने भारतीय प्राचीन खेलों की समृद्ध विरासत को फिर से जिया।
इन खेलों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इनके लिए हमें किसी भी महंगे सामान या साधन की जरूरत नहीं थी। बस हम, हमारे साथी और मिट्टी का मैदान। शारीरिक बल, एकाग्रता और चपलता की असली परीक्षा इन्हीं देसी खेलों में से हुई। धूल में सनने का वह आनंद, पसीने से तरबतर होने का उत्साह हमारी जड़ों को करीब ले गया। इन खेलों ने साबित कर दिया कि असली मजा साधनों में नहीं बल्कि साहस और संगठन में है। कैंप में हमने न्याय और सुधार का एक अनोखा प्रयोग किया था, लोक अदालत। यह अदालत बहुत खास थी क्योंकि उसके कटघरे में खड़े रहने वाले व्यक्ति यानी कि दोषी हम विद्यार्थी थे और सामने जो अपील करने वाले व्यक्ति थे, वकील, वो भी हम विद्यार्थी थे। यह अदालत को गंभीरता और निष्पक्षता देने के लिए हमने खास तौर पर कृषि बहन को गांधीनगर से जज के तौर पर आमंत्रित किया था। यह अदालत एकदम असली अदालत जैसी बन चुकी थी, लेकिन इस अदालत का मकसद किसी व्यक्ति को यानी कि दोषी ठहराना नहीं था और उसे सजा देने का नहीं था, बल्कि इस अदालत का मकसद था कि लोग अपनी गलतियों से सुधरे, अपने विचारों को आगे बढ़ाए, अपने विचारों को विकसित करे, क्योंकि यह अदालत न्याय की अदालत नहीं थी, यह अदालत नवनिर्माण की अदालत थी। कैंप का वह पल सबसे ज्यादा रहस्यमय और रोमांचक था। वर्ग में एक गंभीर सत्र चल रहा था, तभी मुझे गुप्त निर्देश मिला कि मुझे माताजी आने का अभिनय करना है। जैसे एक बुआ धुनी खेलता है और झूमता है, मैंने वैसे ही जोर जोर से चिल्लाना और झूमना शुरू कर दिया। तभी ऐसे एकदम डर का माहौल हो गया और आशिका बहन तो इतनी डर गई कि क्लास छोड़कर भाग खड़ी हुई और मेरी अभिनय इतनी असली लगने लगी कि मेरे मम्मी और मेरा भाई घबरा गए और मुझे संभाले गए, दौड़ पड़े। वह डर, वह माहौल, वह अफरा तफरी और वह अनोखा प्रयोग आज भी जब मैं याद करूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैदान में शारीरिक बल दिखाने के बाद बारी थी दिमाग के कसरत की। हमने बौद्धिक खेलों का भरपूर आनंद लिया। यहाँ दौड़ने की नहीं बल्कि स्मृति तर्क मैदान में खेलना। उन खेलों ने हमें सिखाया कि सच्ची जीत केवल बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से मिलती है। इसने हमारी विचार शक्ति को नई धार दी। कैंप के दिनचर्या में खेल कूद तो चल ही रहा था, पर असली गुगली तब हुई जब क्विज का ऐलान हुआ। तैयारी के नाम पर हम जीरो थे और बस एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि विषय रामायण, महाभारत और गीता है और हमारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान तक पहुंच गया था, हमें लगा कि आज तो पेपर के छक्के छुड़ा देंगे। यह बाजी तो अपनी है, पर हुआ उसका उल्टा। सवालों की गहराई ने हमारे छक्के छुड़ा दिए। हम बाजी मारने गए थे पर क्लीन बोर होकर लौटे। बावजूद उसके इस क्विज में हमें अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला और हारकर भी जो आनंद आया वो लाजवाब था। कैंप के बीच हमने एक दिन आधे दिन की टूर का सुनहरा अवसर उठाया। सबसे पहले हम पांडव गुफा गए, जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद ही रोमांचक था। फिर हम पहुंचे डॉन हिल स्टेशन। पहाड़ों की ऊंची चोटी पर वह जगह एकदम नई थी और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखकर हमें अनहद आनंद मिला। इसके बाद अंजन कूद जाने का सफर शुरू हुआ। पहाड़ों, नहरों और उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने का मजा ही कुछ और था। वहाँ की नदियों, वादियों में हमने जमकर फोटो शूटिंग की और वह उन पलों को हमेशा के लिए कैद कर लिया। के घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों पर चलना वो जादुई अनुभव था जिसको हम जीवन भर भूल नहीं सकते। उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना, ऊंचाई को छूना, चारों तरफ फैली हरियाली को निहारना, सब कुछ अद्भुत था। शुद्ध हवा और पक्षियों की चहचहाहट ने हमारी सारी थकान को मिटा दिया। पैरों में भले भी दर्द था, लेकिन मन में एक अलग ही सुकून और ताजगी थी। प्रकृति की गोद में बिताए वो पल मेरे लिए केवल रोमांच नहीं बल्कि एक आजीवन स्मृति बन गई थी।
कैंप का सबसे रोमांचक अध्याय था बिलमार गांव की ट्रैकिंग। वह डांग के घने जंगलों और पथरीले रास्तों से गुजरती वह 10 किलोमीटर की पद यात्रा किसी साहसिक अभियान से कम नहीं थी। रास्ता कठिन जरूर था, लेकिन प्रकृति की सुंदरता और दोस्तों के साथ ने थकान को हावी नहीं होने दिया। हर कदम पर एक नया उत्साह था। वह सफर केवल एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं, बल्कि कुदरत के करीब जाने का एक यादगार अनुभव था। बिलमाल गांव की उस लंबी और कठिन पदयात्रा के बीच एक किस्सा बेहद मजेदार रहा। रास्ता बहुत लंबा था, तभी हमें सूझी एक शरारत। हमारे हर दिल अजीज दोस्त हेत भाई उस दिन पारंपरिक जब्बा और कोटी पहन कर आए थे। उस लिबास में वे बिल्कुल किसी वर राजा जैसे लग रहे थे। फिर क्या था, जंगल के बीच बीच हमने उनकी बारात निकाल दी। रास्ते के जंगली फूल उनके हाथों में थमाकर बाकायदा उनका पौखना किया गया और जोर जोर से शादी के गीत गाए गए। हेत भाई ने भी शर्माने की बजाय इस मजाक को भरपूर आनंद लिया। उस हंसी ठिठोली ने हमारे उस थका देने वाले सफ़र को एकदम सुहाना और यादगार बना दिया। कैंप में हमारा सिर्फ मूवी सेक्शन केवल एक मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जीवन दर्शक बनने का एक जरिया बना। चल मन जीतवा जाइए ने हमें सिखाया कि दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। वही महाअवतार नरसिम्हा ने बुराई पर सच्चाई की जीत और अतुर साहस का पाठ पढ़ाया। और फिर कड़वी हवा, जिसने हमें पर्यावरण के बदलते रूप में और हमारी जिम्मेदारी का कड़वा सच दिखाया। ये महज फिल्म नहीं थी, बल्कि उन्होंने हमें नैतिक साहस और समाज के प्रति जागृति रहने की एक नई दृष्टि दी। योग का सत्र चल रहा था और मैं सबके सामने शिविर का राजा बन के अवतरित हुआ और योग शिक्षक के पास से पूरी क्लास को अपने कब्जे में ले ली। और इसके साथ फिर हुआ असली खेल शुरू। इसमें नियम था कि जो शिविर राजा बोले वही काम करना है। अगर ये वाक्य बोले बिना कोई का काम आए तो उसको नहीं करना। तो इसमें सबको फंसते देख, आउट होते देख योग की गंभीरता का वातावरण पूरा एकदम हंसी ठहाट में बदल गया। अगर इस कैंप में गिरने का पुरस्कार होता तो शायद एकलौती हकदार मैं ही होती। शायद ही कोई दिन ऐसे बीते हो जिसमें मैं गिरी ना हो, वरना कई बार तो 2-2 बार का गिरना और काफी चोट भी लगी और घुटने भी छिले। लेकिन मेरी जीत मेरे हारने में नहीं, हार के उठने में थी। मैंने कई नई शुरुआत से और शक्तियों के साथ आगे हर गतिविधियों में सबसे आगे रही। मेरा बार बार का गिरना और हंसकर उठना लोगों के लिए प्रेरक बन गया और मैंने ये साबित कर दिया कि घाव शरीर पर लगते हैं, हो पर नहीं। कैंप में हमने सुबह उठने के लिए किसी के मोबाइल के अलार्म की जरूरत नहीं थी, लेकिन कई छात्र ऐसे थे जो अलार्म रखते थे। उनकी टून एकदम विचित्र थी, जैसे कि रुद्रभाई का अलार्म टून, उठी जाओ उठी जाओ उठी जाओ। लेकिन वास्तव में हमें उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं थी, बल्कि दोस्तों के चिल्लाना और उनकी अजीबोगरीब आवाज ही हमारा असली अलार्म था। और दिन का अंत होता था रात की अनौपचारिक गोष्ठी से। दिन भर की थकान के बाद दोस्तों के साथ देर रात तक गप्पे मारना, हंसी मजाक और दिल की बातें साझा करना, वही पल तो आज सबसे ज्यादा याद आते हैं। सदैव सर्व के उदय और सर्वोदय की कामना रखते हैं, हर परिस्थिति में आनंदित रहते हैं और दूसरों को भी आनंदित करते हैं। जो सहसर्जन के प्रणेता बनकर समाज को साथ लेकर चलते हैं, उनका जीवन केवल स्वयं तक सीमित नहीं है। वे निरंतर इस बात की चिंता करते हैं कि समाज के प्रति व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास कैसे हो, सामाजिकता, संवेदनशीलता और सहयोग की भावना कैसे बढ़े। निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपने जीवन में समाज को पहली प्राथमिकता दी है, फिर परिवार को और फिर स्वयं उनका जीवन दर्शन है।
सबको साथ लेकर चलना, समगच्छतम की भावना को व्यवहार में उतारना, यही उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान है। वे श्रेष्ठ लोगों के नायक हैं। समाज की सेवा, संगठन, परिश्रम, देश प्रेम, पराक्रम, स्वराज का विचार, सेवा भाव और नीतिमत्ता, ये सभी गुण उनमें सहज रूप से विद्यमान है। वास्तव में वे गुण का भंडार है जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। वैसे हमारे अतुल भाई पारसमणि समान हर किसी को चमकाते हैं। हमारे कैंप की सफलता की नींव अगर कोई थे तो वो थे मुख्य व्यवस्थापक आदरणीय विक्रम भाई। आदरणीय इसके लिए कि उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम ही होगा। वो सिर्फ एक व्यवस्थापक नहीं बल्कि हमारे सबके आत्मीय अभिभावक बन गए। उनका व्यक्तित्व एकदम सहज, सरल और मोजिला था। पद से बड़े होने के बावजूद उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते और उन्हें बड़े उत्साह से गीत गवाते थे। उनका वह हंसमुख चेहरा और सब उनके प्रति निस्वार्थ प्रेम सीधे हमारे दिलों में उतर जाता था। विक्रम भाई की सबसे बड़ी खासियत थी श्रम के प्रति आदर। उनके लिए कोई भी काम छोटा नहीं, वे खुद काम में जुट जाते, जिससे हमें भी प्रेरणा मिलती। वे छोटी से छोटी बात को इतनी बारीकाई से ख्याल रखते कि हमारी हर गतिविधियां निर्विघ्न संपन्न हुई। सबका काम सफल हो, इसके लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन वास्तव में कितना स्वाभाविक और सरल हो सकता है। वे सच्चे अर्थों में एक कर्मयोगी हैं, जो आज भी हम सबके हृदय में बसते हैं। हमारे कैंप के वर्गाधिकारी मेघा बहन, उनका जिक्र किए बिना तो यह सफ़र अधूरा है। उनकी सबसे बड़ी फिक्र यही रहती थी कि हमने दिन भर पर्याप्त पानी पिया कि नहीं। उनका एक रमूजी किस्सा तो जैसे यादगार ही बन गया। जगाना होता था हिमानी को, पर वे उसे निराली कहकर जगाती थी। यह हमारे सुबह हंसी का कारण बनता था। वह कैंप में हम सबसे बड़ी थी। उनका दिल उतना ही कोमल था। एक मार्गदर्शक और बड़ी बहन की तरह उन्होंने हमारा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। उनकी लाड़ प्यार और अपार आत्मीयता ने हमें कभी घर की याद आने ही नहीं दी। कैंप की पूर्णाहुति पर हमने संकल्प पत्र के माध्यम से अपने जीवन को बदलने की ठानी। शुरुआत कुछ ऐसे हुई। मैं जिनर दंडकारण्य की इस पावन धरा पर संकल्प लेती हूँ कि हमने निसंकोच अपनी कुटेव को सबके सामने स्वीकारा और इसे सुधारने का नया रोड मैप तैयार किया। नए सद्गुणों की सूची बनाई। अंत में हमने कुछ कठोर प्रतिज्ञाएं ली, जिसके शब्द हमें घर जाकर भी आलस में नहीं पड़ने देंगे और निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति जगाते रहेंगे। यह सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, हमारे नए जीवन का घोषणा पत्र था। हमने परस्पर मार्गदर्शक की एक अनोखी व्यवस्था की, जो केवल कैंप तक सीमित नहीं थी बल्कि कैंप के बाद के लिए थी। इनका मुख्य काम था दैनिक जीवन में हमारे सहायक बनना। जब हम घर लौटे और अपनी पुरानी दिनचर्या में व्यस्त होकर अपने संकल्पों को भूलने लगते, तो यही साथी हमें हमारी प्रतिज्ञा याद दिलाते। हम एक दूसरे को सुधारते रहे और यह सुनिश्चित किया कि दंडकारण्य में ली गई सीख घर आकर मिट न जाए। सही मायनों में यह एक दूसरे को श्रेष्ठ बनाने की निरंतर प्रक्रिया बन गई। इस कैंप के बाद हम पूरी तरह से बदल गए। हमारे बीच एक ऐसी दोस्ती बनी जो पहले कभी नहीं थी। अब हम सिर्फ क्लास में साथी नहीं बल्कि सच्चे मित्र बन गए हैं। हमने एक दूसरे से वादा किया है कि जीवन भर सच्ची मित्रता निभाएंगे और सच्ची दोस्ती का अर्थ हमने यही जाना है कि अपने मित्र को सही काम के लिए प्रेरित करना और गलत रास्ते पर जाने से रोकना, यही हमारा अटूट बंधन है। अगर इस पूरे सफर को चंद शब्दों में समेटना हो तो वो है अनोखा आनंद, दिव्य अनुभूति और आजीवन यादें। साधनों के अभाव में भी जो खुशियाँ मिली वो अनोखा आनंद था। सेवा, प्रार्थना और प्रकृति के सानिध्य में जो सुकून मिला वो दिव्य अनुभूति थी। और दोस्तों के साथ बिताया हर पल अब हमारी आजीवन यादें बन गया है। कैंप भले ही खत्म हो गया हो, पर यह एहसास और इससे मिले संस्कार
हमारे भीतर हमेशा धड़कते रहेंगे। कैंप का समापन समारोह एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आंसू और मुस्कान का संगम था। जानी भगत की उपस्थिति ने वातावरण को भावविभोर बना दिया। एक एक करके सभी स्वयंसेवक मंच पर आए और अपना अनुभव साझा किया कि यह कैंप केवल 7 दिनों का प्रवास नहीं बल्कि हमें मिला अनमोल जीवन प्रसाद है। किसी ने यहाँ आत्मविश्वास पाया तो किसी ने सेवा का सुख। सबकी आंखों और बातों में बस एक ही सार था कि इस कैंप ने हमारे जीवन की दिशा बदल दी है। हम यहाँ से सिर्फ यादें लेकर नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनकर लौट रहे हैं। मेरे पास 2 विकल्प थे, एनएसएस कैंप और पारिवारिक प्रवास। एक बार मैंने एनएसएस कैंप छोड़कर बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब से भविष्य में मैं ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ूंगी। पता ही नहीं चला ये 7 दिन कब बीत गए। न थी किसी को कोई शिकायत, न थी थकान, बस थी तो सहजीवन की मिठास और स्व विकास की भावना। ईश्वर की कृपा, अतुल भाई और सभी दोस्तों के साथ ने इस अनुभव को हमारी यादों में हमेशा के लिए सेव कर दिया। इस कैंप में हमने कई किरदार जिए। कभी हम योग से स्वास्थ्य संवारते तो कभी गरबा की मस्ती में झूमते, कभी लोकनायक बनते तो कभी गंभीर कलाकार। महज 10 मिनट की तैयारी में जब हम बाबा साहेब आम्बेडकर, श्रवण या ट्रैफिक नियमों पर नाटक तैयार करके मंच पर आते तो ऐसा लगता मानो कि हम ही भारत के निर्माता हैं। हमने नाटकों के जरिए समाज को दिशा देने की कोशिश की। सचमुच इस एनएसएस कैंप ने हमें संघजत्व और सर्वोदय का असली अर्थ सिखाया। सर्वे भवन्तु सुखिना की प्रार्थना के साथ यह अविस्मरणीय सफर हमेशा हमारे दिल में धड़कता रहेगा। कैंप से घर लौटने के बाद हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। हम फिर से अपने डिपार्टमेंट में इकट्ठा हुए, इस बार गहरी और अंतिम समीक्षा के लिए। इस बार हमने भावनाओं से परे जाकर पहले से तय किए ठोस मापदंडों पर अपने अनुभव का मूल्यांकन किया। कसौटी के मुख्य 4 स्तंभ है: आनंद, सहसर्जन, समाज सेवा और स्व विकास। जब हमने इन पैमानों पर अपने कैंप को परखा तो पाया कि हमने न केवल समाज सेवा की बल्कि सहसर्जन के जरिए खुद का भी विकास किया। वह बैठक हमारी सफलता का असली प्रमाण बनी। कैंप भले ही पूरा हो गया हो, पर वहाँ मिले सिद्धांत आज हमारे जीवन में स्थायी पूंजी बन गए हैं। हमने सीखा कि जो भी करो उसमें अपना 100% दो, क्योंकि हमारा जीवन हमारी ही जिम्मेदारी है। हमारा बाह्य जगत हमारे भीतर का ही प्रतिबिंब है। मैं जैसा वैसा मेरा सर्जन। मनुष्य की पहचान उनके चेहरे से नहीं पर उनकी प्रतिबिंबता है। जीवन का अर्थ ही यही है, जीना यानी सीखना और सीखना यानी जीना। हमें बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा वर्तन ही बातें करता है। सच में किताबों से ज्यादा जिम्मेदारी ही हमें जिंदगी सिखाती है। यही हमारा जीवन दर्शन है। कैंप में ऐसे कई सिद्धांत हमारे दिलो दिमागों में बस गए हैं। बचपन से मैंने तुलसी विवाह तो खूब सारे देखे थे, लेकिन यजमान बनने का मौका आप सभी ने मुझे पहली बार जीवन में दिया। तुलसी विवाह के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी थी। 1-2 बार उसमें मेहमान की तरह गए भी थे, लेकिन पूर्ण तुलसी विवाह यजमान के ओहदे से देखना और वहाँ पर जो वातावरण निर्माण किया था, तो सभी विद्यार्थीगण और वहाँ के शिक्षकगण और जो वातावरण निर्मित वहाँ पर हुई थी, जो श्लोक का आप पठन कर रहे थे, वो सारी बातें जीवन में प्रथम बार इतनी कम आयु के ब्राह्मण से ऐसा संवाद सुनना और हर विधि के पीछे का छोटी छोटी बातों में छुपी हुई तत्वज्ञान की बातें हम समझ सकते हैं। जो हम सामान्य लोगों को समझ में आए उस भाषा में समझाना,
ये बहुत ही नवीनतम प्रयास था और खासकर अतुल सर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस अवसर को प्रदान करने के लिए, क्योंकि आहवा का वो लिंगा गांव जहाँ पर पहुँचना ही दुर्गम है, वहाँ पर आप विद्यार्थियों को लेकर 10 दिन रहे, कैंप किया, बहुत सारी सामाजिक प्रवृत्तियाँ भी की, लेकिन उसी में तुलसी विवाह का जो एक आपने प्रसंग का वहाँ पर आयोजन किया, वो इसलिए नवीनतम लगा क्योंकि पाश्चात्य में सुनते थे कि हमारे सांस्कृतिक काम के लिए जो ऋषि वगैरह जंगल में जाकर वहाँ पर सांस्कृतिक काम करते थे, यज्ञ आदि करते थे और हर एक वहाँ के निवासी को हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में अवेयर और अवगत करते थे। तो उसी तरह का प्रयास हमको वहाँ पर लगा और हमने बहुत एंजॉय किया। वहाँ पर छोटी छोटी हंसी की ठुआइयाँ भी हुई, रास गरबा भी हुआ, प्रसाद भी लिया और बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। इस कोर्स के संचालक माननीय अतुल भाई और इस कोर्स के सभी छात्रों द्वारा पहली बार एनएसएस कैंप का आयोजन हुआ और एनएसएस कैंप का जो स्थल था वो डांग के हरियाले जंगल के बीच लिंगा गांव के एक स्वामीनारायण संप्रदाय स्कूल में रखा हुआ था। उसमें जाने के लिए सभी छात्र बहुत ही उत्सुक थे और वहाँ पर क्या करना है इसके लिए अलग अलग कमेटियाँ बनी और 15 दिन पहले से ही बहुत ही अच्छी तरीके से छोटी सी छोटी बात ध्यान में रखकर ऐसा आयोजन हुआ कि कोई बहुत ही बड़ा कोई इवेंट हो, इसी तरह से सब बच्चे सब लड़के इसकी तैयारी कर रहे थे। बच्चे टीम वर्क में काम कर रहे थे, वो अमेजिंग था और उसके साथ उनके सर इतने घुल मिल गए थे कि बच्चे उनको सहज अपनी बातें बता रहे थे और ये नया कुछ सीखने के लिए इतने उतावले थे और वो सर उनको ऐसी बातें इस तरह से बताते थे कि जो अपने हो, अपना खुद का लड़का हो और जो बाप बेटे से बता रहे हो, बेटे से बात कर रहे हो, इस तरीके से वो सब मिल रहे थे, मिल घुल गए थे। वो अमेजिंग था। वेदांतिक साइंस और लाइफ मैनेजमेंट कोर्स द्वारा जो डांग जिले के अंदर एक कैंप हुआ था, उसमें मैं भी गई थी क्योंकि मेरा भाई आलोक उसमें पढ़ता है। तो मैं जिस दिन गई उस दिन वहाँ एक अदालत थी और जिसमें मुझे जज कब बनाया गया था और बाकी सब जो किरदार हैं लाइक वकील, विक्टिम और गवाह, वो सब लोग स्टूडेंट्स ही थे। तो मतलब मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी गलतियाँ मानकर उनको सुधारने की राह पर चल रहे हैं और उनके बीच का एकता और प्यार देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो तपोवन पद्धति की शिक्षा ले रहे हैं। एनएसएस कैंप के लिए गई थी, वहाँ शुरू से ही मुझे झरमर झरमर बारिश का आनंद लुटने मिला। फिर वहाँ पहुँच के मैंने प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद लिया। वहाँ बच्चों को साथ में मिलजुल कर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया था, वो खूब ही आनंददायक था। बच्चे सुबह 5 बजे उठ के रात के 11 बजे तक बिना थके बिना रुके पूरे दिल से काम करते थे, वो खूब ही आनंददायक बात थी। ऐसे विविध कार्यक्रमों में जुड़ने चाहिए हमें और प्रकृति का नजारा का दिल से लाभ लेना चाहिए। यह फिल्म केवल एक दस्तावेज नहीं, ये हमारा सहसर्जन था। शुरुआत में जब काम के बोझ भरा, हमारे कुछ स्वयं सेवकों के चेहरे पर निराशा छा गई। हमें एहसास हुआ कि हम अपने ही साथ मिलकर चलने के मूल मंत्रों को भूल रहे थे। तभी हम जागे, हमने एक दूसरे का हाथ थामा, कंधे से कंधे मिलाया और पूरी फिल्म
को छोटे छोटे अनुभवों, यादों और बोध के टुकड़ों में बांट लिया। और आज जो दृश्य आपके सामने है वो हम सबकी सामूहिक मेहनत का फल है। एक छात्र रूप में यह हमारा पहला प्रयास है। मुमकिन है इसमें कुछ खामियां हो, पर इसे हमें सीखने की प्रक्रिया और बालक का पहला कदम समझकर क्षमा कीजिएगा। उम्मीद है हमारी छोटी सी कोशिश आपके दिल को छुएंगी। ये 7 दिवसीय एनएसएस कैंप केवल 7 दिन की नहीं बल्कि जीवन बदलने की एक यात्रा है। इस डॉक्यूमेंट्री बनाने का उद्देश्य केवल यादें संजोना नहीं बल्कि समाज सेवा, स्वसृजन और व्यक्तित्व विकास के उस भाव को जगाना है जो एक स्वयंसेवक के भीतर होता है। ये डॉक्यूमेंट्री एक दर्पण है हमारी सफलताओं का और उन क्षेत्रों का जहाँ पर हम और भी बेहतर कर सकते थे। वहाँ हमने क्या सीखा, कैसे एक दूसरे को हाथ पकड़कर समाज को नई दिशा दी, यही इस फिल्म की खासियत है। प्रोग्राम ऑफिसर्स और स्वयंसेवकों के लिए ये एक मार्गदर्शक सूत्र है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले कैंप में और भी सकारात्मक सुधार हो। तो आइए इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सेवा की एक नई दृष्टि पाए और भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माण करें। सच कहूँ तो एनएसएस कैंप की यह जिम्मेदारी इतनी बड़ी होगी, इसका एहसास मुझे इसके समापन पर हुआ। मैं यहाँ विद्यार्थियों को सिखाने आया था, पर खुद बहुत कुछ सीख कर लौटा हूँ। विद्यार्थियों की शक्तियों और कमियों को करीब से देखना मेरे लिए एक अनमोल अवसर रहा। हैरानी तो इस बात की थी कि छात्रों ने जिम्मेदारियाँ इतनी बखूबी निभाई कि मेरा काम सिर्फ उनके उत्साह को बढ़ाना ही रह गया। मैंने हर छात्रों को प्रवृत्तियों के दौरान खिलते, विकसित होते और आनंद लेते देखा। यह क्लासरूम से परे एक अद्भुत सहसर्जन था। पहली बार इस पद को संभालते हुए मैं स्वयं भी एक कदम आगे बढ़ा हूँ। किसी ने सच ही कहा है, जिम्मेदारी ही जिंदगी सिखाती है। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में अग्रसर हूँ। धन्यवाद। हमारे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमने एनएसएस की वार्षिक शिविर डांग जिले के लिंगा गांव में लगाई। वास्तव में वहां से हम कुछ सीख सके, वास्तव में हमारा सर्वांगीण विकास हो, इसलिए हमने गांव की पसंदगी की। और गांव की पसंदगी विद्यार्थियों ने की, स्वयंसेवकों ने की। और हमने हमारे पहला मापदंड रखा था कि सहसर्जन हो, सब मिलकर काम करें, सब मिलकर टिकट बुक करवाने से लेकर एक्टिविटी और सब प्रकार की व्यवस्था का आयोजन हो। इसलिए हमने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता का मतलब समझाया कि जहां दायित्व होता है वहां स्वतंत्रता होती है, और दायित्व वाली स्वतंत्रता हमने दी। इसलिए इसके कारण व्यक्तित्व विकास और वास्तव में जो नेतृत्व विकास होना चाहिए वो नेतृत्व विकास हुआ। और हम अभी जो डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्री का जो मूल है वो है सहसर्जन और स्वतंत्रता। हमने जो मापदंड रखे थे कि आनंद प्राप्त हो, व्यक्तित्व विकास हो, सहसर्जन हो और वास्तविक सेवा हो, ये मापदंड हमारे चरितार्थ हुए। हमने जो डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हैं उसमें 100 से ज्यादा चित्र है, 100 से ज्यादा घटना है, 100 से ज्यादा सिद्धांत है। ये सब आप इसी डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं। ये हमारी डॉक्यूमेंट्री की विशेषता है। कैंप का आयोजन, ये डॉक्यूमेंट्री, सब कुछ हमारे स्वयंसेवकों ने किया है। यही हमारा उद्देश्य रहा है। और कैंप का, एनएपी का, एनएसएस का वास्तविक उद्देश्य है कि व्यक्ति स्वावलंबी बने, सहसर्जन हो, स्वतंत्रता हो, जवाबदारी निभाए और नेतृत्व विकास हो।
यही उपक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, यही उपक्रम को लेकर हम आगे चलेंगे और व्यक्तित्व का विकास करते रहेंगे और एनईपी को चरितार्थ करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। ये 7 दिन, ये श्रमदान और ये अनुभव शायद यहाँ खत्म हो रहे हैं, पर समाज सेवा का जो बीज हमारे भीतर बोया गया है उसकी यात्रा तो अब शुरू हुई है। याद रखिएगा, यह अंत नहीं, यह एक नए स्वयं का प्रारंभ है।